हेलो। यस बेटा, हम आज कंपनीज फाइनल अकाउंट का लेक्चर फोर्थ ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो बेटा इसमें हम पढ़ रहे थे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और हमारा लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था बेटा, इसमें आपने प्रॉफिट निकाल लेना है, जो भी नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करके ये सब करके हम नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198 निकालेंगे। ओके, बस टोटलिंग करनी बाकी है, हम टाइम बचा रहे हैं। अब हमने बेटा एक क्वेश्चन मैंने कहा था आप कर लेना स्टडी मॉड्यूल का, और वो क्वेश्चन जो बेटा स्टडी मॉड्यूल का है वो देखिए। वो क्वेश्चन ये था जो मैंने कहा था आप कर लेना एक बार, इसको हम चाहे तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है फिर भी बेटा। जैसे सबसे पहले इसमें जो बैलेंस दिया है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है, मॉड्यूल का सिंगल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, तो काफ़ी आसान भी है। इसमें इन्होंने बेटा ये P&L फॉर द ईयर दिया है या ये P&L और P&L अप्रोवेशन मिक्स कर दिया। तो ये इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन बनाने वाले ने लिखा है द फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मुद्रा लिमिटेड द ईयर एंडेड ऑन मार्च। ये द ईयर एंडेड मतलब फॉर द ईयर नहीं लिखा, द ईयर एंडेड लिख दिया, मतलब ये इस साल का नहीं है, 2000 किसी एक साल का ना होकर के ये ओपनिंग बैलेंस देकर क्या किया इन्होंने, इसको बना दिया P&L और P&L अप्रोवेशन। तो बेटा ये जो 5,72,350 है ये तो ओपनिंग प्रॉफिट है। तो बेटा जो 14,20,000 नीचे क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ये बैलेंस लास्ट में 14,20,185 बैलेंस CD एट लास्ट P&L, ये बैलेंस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L अप टू द ईयर, प्रॉफिट अप टू द ईयर है। तो ये बेटा प्रॉफिट अप टू द ईयर है, जब से कंपनी बनी तब से लेके अभी तक का, तो इसमें पिछले साल का प्रॉफिट भी इंक्लूड है। तो क्या करेंगे बेटा, यदि हम इस 14,20,000 में से 5,72 घटा देंगे ओपनिंग बैलेंस पिछले सालों का प्रॉफिट, तो क्या जाएगा इस साल का प्रॉफिट है ना बेटा, उसमें फिर हम सारे एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलिए, यदि आपको ये क्वेश्चन करना है तो मैं आपको इसको करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन है मॉड्यूल का, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये स्टडी मॉड्यूल का है और अपने नोट्स में भी है। ठीक है बेटा, इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे नेट प्रॉफिट एज पर P&L, ये निकालना पड़ेगा। इसमें बेटा प्रॉफिट कितना दिया हुआ था वो देखिए आप, प्रॉफिट जो 14,20,000, देखिए फिर से लिखना पड़ेगा, एक मिनट, 14,20,185 है ना। तो बेटा हम क्या करें, 14,20,185 ये प्रॉफिट है टोटल, इसमें से घटा दें ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L क्या था, 572,350, 5,72,350। ओके, 5,72,350 यदि हम घटा देते हैं, ये बेटा है प्रॉफिट अभी तक का, और उसमें से घटा दिया पिछले साल तक का, तो प्रॉफिट आ गया फॉर द ईयर, और हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर तो निकालना ही है। तो बेटा ये तो हमारा निकला प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, तो ये कितना निकला देखिए, 14,20,185 माइनस 572,350, ये आ गया 8,47,835। बेटा ये आया प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आया। इसमें बेटा एड लेस करना है आपको, एड क्या क्या करना है देखिए बेटा। नंबर 1, सबसे पहले क्या किया जाए, ये क्वेश्चन में ये जो पहला एक्सपेंसेस है एडमिनिस्ट्रेशन, ये घटा हुआ है नेट प्रॉफिट में और ये तो अलाउड है। डायरेक्टर फीस, बेटा डायरेक्टर फीस अलग होती है और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अलग होता है। नीचे दिया है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ऊपर दिया डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस क्या होता है बेटा, मीटिंग अटेंड करने के लिए उसको एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट होता है, वो अपनी कार से आया, ड्राइवर लेके आया और अदर एक्सपेंसेस की होंगे पेट्रोल वगैरह के, तो उसका रीइंबर्समेंट होता है डायरेक्टर फीस। तो ये डायरेक्टर फीस अलग होती है, ये लाइक ए रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है, ना कि रेम्यूनरेशन। तो जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है उसमें ये डायरेक्टर फीस इंक्लूड नहीं होती। आप चाहे तो ये पॉइंट यहाँ पर हम कहीं नोट भी कर सकते हैं। कैसे बेटा, हमारा जो ये लिखा था अपन ने डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ये जो लिखा था रेम्यूनरेशन, यहाँ पर हम नोट लगा सकते हैं। क्या नोट लगा सकते हैं बेटा, ये जो हमने लिखा था देखो आप, रेम्यूनरेशन में ये जो मीनिंग था रेम्यूनरेशन does not include director
ऑब्लिक मीटिंग फीस ऑब्लिक सेटिंग फीस, जो भी लिखा जाए, मतलब रेम्युनरेशन भी ये इंक्लूड नहीं होती, ये अलग से दी जाती, ठीक है बेटा। तो आप इसको लिख लीजिएगा, डायरेक्टर फीस में, मैनेजरियल रेम्युनरेशन में डायरेक्टर फीस या मीटिंग फीस इंक्लूड नहीं होती, ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। डज नॉट इंक्लूड डायरेक्टर फीस या मीटिंग फीस या सिटिंग फीस, ओके। तो रेम्युनरेशन में ये इंक्लूड नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो बेटा आप वापस हम आते हैं आगे। तो हमें यहाँ पर जो हमारा P&L है, इसमें हमें मीटिंग फीस जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ओके। तो फिर क्या बेटा, ये भी नहीं जुड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये अलाउड आइटम है। मैनेजरियल डिमिशन 285350 ये जुड़ेगा, 285350, ये क्या है, नंबर 1 मैनेजरियल रिमोनरेशन। बेटा यही तो हमको निकालना है कि ये कितना होगा, मतलब ये अननोन है। तो ये जो पेमेंट एडवांस दे दिया गया उसको, तो ये तो एक 10 लाख की एडवांस पेमेंट है कि बाद में देखा जाएगा तुमको देना कितना है, तो ये हम अभी जोड़ देंगे क्योंकि हमको तो पता ही नहीं कि रिम्युनरेशन इतना ही देना है, इससे ज़्यादा देना है, इससे कम देना है, जो भी है जो दिया वो हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके बाद डेप्रिसिएशन बेटा 522 543 522 543, ये वाला डेप्रिसिएशन बेटा हमें जोड़ना पड़ेगा एस पर P&L। बेटा ये जोड़ना पड़ेगा तो कौन सा वाला घटाना पड़ेगा, ये नीचे जो दिया है 575345 575345, ये लेस करना पड़ेगा। क्यों, ये है डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकेंड, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये वाला हमने घटा दिया बेटा। तो जो P&L में घटा था वो जोड़ दिया और जो अलाउड है वो वापस से घटा दिया, ओके। और क्या बचा बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए। और क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी बेटा हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। ये तीनों चीज़ जोड़ना है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्योंकि ये डायरेक्टर टैक्स भी ये नहीं करता, जनरल में ट्रांसफ़र ये तो अप्रोप्रिएशन है, जोड़ देंगे। और इन्वेस्टमेंट रिवोल्यूशन में जो ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ से डेबिट होकर, तो वो भी जोड़ना पड़ेगा, है ना बेटा। तो 1242,500 तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, 1242,500 ये जुड़ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये भी जुड़ जाएगा। और ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 4 लाख, ये भी जुड़ जाएगा क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन है, विंग अप्रोप्रिएशन। क्यों जोड़ा, क्योंकि ये एक्सपेंसेस ही नहीं। और फिर में ट्रांसफ़र टू रिवोल्यूशन रिजर्व, यहाँ भी ये भी एक अप्रोप्रिएशन है, 12,500, ये भी जोड़ देंगे, ठीक है बेटा, ये भी हो गया। अच्छा, इधर GP है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब्सिडी है इनकम में जुड़ी हुई, ये तो डायरेक्टर्स में शेयर करेगा, ये भी घटाने की ज़रूरत नहीं। तो बस ये जो प्रॉफिट आएगा जो भी आ रहा है बेटा, अब मैं आंसर यहाँ से देख कर लिख देता हूँ, 27,35,000, या फिर चलो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा कि हमने सही किया गलत किया। तो अब बेटा 847,835 प्लस 285,350 प्लस 522,543 प्लस 12,42,500 प्लस 4,12,500 माइनस 575,345, ये आ गया प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198, 27,35,383। बेटा हमारी मेथड उनसे अलग है, उनसे मेथड हमारी अलग है, लेकिन प्रॉफिट वही होगा 27,35,383, ओके। तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर इसको करूँगा। ये आ गया नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198, ठीक है, ओके बेटा। ये हो गया एक और क्वेश्चन, मतलब हमने एक ये क्वेश्चन मॉड्यूल का कर लिया, और ये एक आप देखें मॉड्यूल क्वेश्चन कितना आसान था। इससे अच्छा क्वेश्चन तो हमारे ये होमवर्क हमारे बनाए हुए क्वेश्चन है, ये जो हमने सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन,
और इसके पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एग्जाम्पल। आई थिंक इतने काफ़ी हैं। ओके बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनी फाइल अकाउंट का सेकंड चैप्टर, जो हमने स्टार्ट इवन कर दिया है, रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ मैक्सिमम रेम्यूनरेशन in case of loss or low profits। प्रॉफिट कम है, इनसफिशिएंट है, लॉस है, तो क्या उस केस में मैक्सिमम क्या। उसमें बेटा मैंने आपको लिखवा दिया था इफ़ इफेक्टिव कैपिटल, मैंने लिखवा दिया था, वैसे आपको कहा था आप लिख लीजिएगा। इफ़ इफेक्टिव कैपिटल ऑफ कंपनी, तो यहाँ पर मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पर एनम पर पर्सन। ठीक है बेटा, यदि ये क्या है, लेस देन 5 करोड़, तो क्या था बेटा, ये 60 लाख रुपीज़। आपने नोट कर लिया था बेटा, एक बार रिवीजन हो जाएगा, बस आप देखते रहिए। यदि आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो नोट कर लीजिए। ओके, क्या है बेटा ये, यदि कैपिटल 5 करोड़ से कम है तो 60 लाख पर एनम पर पर्सन, है ना बेटा। उसके बाद दूसरा 5 करोड़ और मोर बट लेस देन 100 करोड़, उस केस में बेटा ये पर एनम पर पर्सन 84 लाख हो जाएगा। तीसरा, वैसे आपने यदि लिख रखा है तो इसको रख लीजिए बस। अब यदि इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ है और मोर बट लेस देन 250 करोड़, तो ये कितना रहेगा बेटा, 120 लाख। ठीक है, फोर्थ बेटा क्या है, यदि यही लिमिट 250 करोड़ से ऊपर हो जाए, इफ़, क्या ये तो लिखी जगह ऊपर इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ और मोर, तो यहाँ क्या होगा, 120 लैक्स प्लस क्या था बेटा, पॉइंट कितना था, बताओ कितना था, 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल अबो 250 करोड़, है बेटा, ये था ना। ये है, यदि कंपनी में अलग से क्वेश्चन आएगा इस पर बेटा कि यदि प्रॉफिट कम है या लॉस है तो कंपनी कितना दे सकती है मैक्सिमम। ठीक है, ये तो मतलब हुआ। जैसे बेटा मैं ये जो लास्ट पॉइंट है ये वाला, इसको हम समझे कैसे, सिंपल सी बात है ना, इसमें कुछ है खास बात नहीं। यदि कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल 800 करोड़ है, 800 करोड़, ठीक है बेटा, 800 करोड़, तो यहाँ पर क्या हो गया, कितना हुआ, मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, फोर्थ, 250 करोड़ और मोर है ये, तो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ 120 लाख तो मिलेगा, 120 लैक्स, है ना। ये कौन सा वाला था, वही अप टू 250 करोड़। और अब यहाँ पर बेटा 250 करोड़ से ऊपर कितना है, 800 माइनस 250, ये होगा 550 करोड़। ये क्या है, अबो 250 करोड़। बेटा इस पर कितना परसेंट, 0.01%। तो यदि आप 550 करोड़ पर लगा दें 0.01%, तो ये आ गया 0.055 करोड़। करेक्ट बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखते हैं अपन। ये हो गया 5,50,000, 5,50,000 मतलब 5.50 लैक्स।
तो ये कितना हो गया बेटा, टोटल कितना हो जाएगा 125.50 लैक्स। ठीक है, ये आप चेक ये कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये तो हुआ। अब क्वेश्चन आता है इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या है। इसको लॉजिक से समझना पड़ेगा। इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या है बेटा। इफेक्टिव कैपिटल मतलब जिसमें देख रहे हैं कि इफेक्टिव कैपिटल कम है तो कम है रेम्यूनरेशन, ज़्यादा है तो ज़्यादा है रेम्यूनरेशन, मतलब ये डिपेंड करता है इफेक्टिव कैपिटल पर। ओके, अब ये क्या है इफेक्टिव कैपिटल। तो इसके लिए देखिए बेटा, तो ये है कि एक सोचिए आप ज़रा, ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड। बेटा इफेक्टिव कैपिटल, यदि यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब मैं बोलता हूँ शेयर कैपिटल, ये हम सिंपल सी बात करें, यदि यहाँ लगा हुआ है 30 करोड़ और यहाँ लगा है 40,000 करोड़, इन करोड़ है ये करोड़। अब जरा बताइए बेटा, ये कंपनी, ये 30 करोड़ वाली कंपनी है और एक 40,000 करोड़ वाली कंपनी, यहाँ पर मिस्टर कपूर अपॉइंटेड है एज ए डायरेक्टर और यह मिस्टर सिंह अपॉइंटेड है एज ए डायरेक्टर। बताइए बेटा, क्या दोनों का रेम्यूनरेशन सेम होगा? हो सकता है दोनों सेम सेक्टर में हो, दोनों स्टील प्रोडक्शन सेक्टर में है या स्टील ट्रेडिंग में है। तो बताइए क्या दोनों का इसका इन केस ऑफ लॉस क्या दोनों का रेम्यूनरेशन सेम होगा? क्या जितना होगा मिस्टर कपूर का उतना ही होगा मिस्टर सिंह का? नो। देखिए क्या है बेटा, ये कंपनी छोटी है तो यहाँ पर जो मैनेजर पर्सन रिक्वायर्ड है वो उतना स्किल रिक्वायर्ड नहीं जितना कि इस बड़ी कंपनी को मैनेज करने वाला बंदा। समझ सकते हैं बेटा आप? तो ये यहाँ पर डेफिनेटली कम कैपिटल तो लो रेम्यूनरेशन और यहाँ पर हाई रेम्यूनरेशन, ये तो फंडामेंटल है। समझ सकते हैं आप? छोटी दुकान होगी तो वहाँ मैनेजरियल स्किल कम लगेगी, कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर होगा तो वहाँ पर मैनेजरियल स्किल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, मैनेजमेंट वर्क ज़्यादा हो। तो ये एक बेसिक आइडिया है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या, इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या, जहाँ ज़्यादा कैपिटल लगी है और ज़्यादा कैपिटल में भी इफेक्टिव वर्ड पर फोकस कीजिए। इफेक्टिव, देखिए बेटा इफेक्टिव कैपिटल जैसे मैं एग्जांपल दूँ, किस पे डिपेंड करेगा बेटा? आप ये जानते हैं कैपिटल मतलब देखिए ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट है बेटा, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, डिवेंचर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या होगी, फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स एंड इधर होगी करंट लायबिलिटी। तो बेटा ये मनी कहाँ लगी हुई है? बिजनेस में। ये लगी भी कहाँ, ये मनी भी कहाँ लगी है? बिजनेस में। और उसमें से इतना अमाउंट कहाँ से आया है? आउटसाइडर से। एक तरीका तो ये होता है बेटा, जैसे कि मैं बात करूँ, यदि ये कैपिटल ये सब मिलाकर मान लो 50 करोड़ लगा है शेयर होल्डर का, 30 करोड़ लगा है डिवेंचर होल्डर का और ये बेटा 10 है तो ये हो गया 90, ये भी 90 है ना। इसमें मान लो इसको मैंने माना है 20, इसको माना है 70। ठीक है बेटा, अब देखिए इस कंपनी में कितनी कैपिटल ऑपरेशन है, कितनी कैपिटल काम आ रही है जिसको डायरेक्टर मैनेज कर रहा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म, डायरेक्टर किस कैपिटल को मैनेज कर रहा होगा, उसका मैनेजमेंट स्किल कितनी कैपिटल के लिए है, वो कितनी कैपिटल के लिए काम कर रहा है। ज़्यादा कैपिटल होगी तो मैनेजरियल वर्क ज़्यादा होगा। बेटा यहाँ पर 20 लाख लगा है फिक्स्ड एसेट में, 70 लाख लगा है करंट एसेट में, उसमें से 10 लाख तो बाहरी व्यक्ति से आया है, तो कुल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल। बेटा 20 लाख तो लगा है फिक्स्ड एसेट में और वर्किंग कैपिटल में लगा है 60 लाख, कुल कितना लगा है बेटा? फिक्स्ड एसेट में लगा है 20 लाख और वर्किंग कैपिटल में कंपनी का लगा है 60 लाख। बेटा 10 लाख तो किसका लगा हुआ है? बाहरी व्यक्ति का। 70 लाख में से जैसे 10 लाख का माल उधार खरीद रखा है, क्रेडिटर हैं, बेटा 10 लाख 70 लाख की जो कैपिटल है करंट असेट्स, उस पर 10 लाख तो बाहरी व्यक्ति की है, तो कंपनी की कितनी लगी है? 60 लाख। तो बेटा कुल
20 लाख कंपनी ने लगा रखा है फिक्स्ड एसेट में, 60 लाख लगा रखा है वर्किंग में, कुल कितना लगा हुआ है? 80 लाख का कैपिटल कंपनी में लगा हुआ है ना बेटा? तो जितनी ज़्यादा असेट होगी मतलब मैनेजमेंट वर्क उतना ज़्यादा होगा। यहाँ 20 लाख लगा है फिक्स्ड एसेट में और 60 लाख लगा है वर्किंग कैपिटल असेट्स में, ओके, कुल 80 लाख लगा हुआ है। पर एग्जाम में बेटा जो मॉड्यूल में मेथड दी गई वो ऐसे नहीं दी गई, ये तो मैंने आपको फंडामेंटल क्लियर करने के लिए बताया। अब जिस कंपनी में ये असेट जितनी ज़्यादा होगी बेटा यही चीज़ निकालने का तरीका और भी है, अल्टरनेट, और मॉडल में यही तरीका आ गया। ये देखते हैं कि कितना लगा है शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर का लगा हुआ है कंपनी में कितना बेटा? इक्विटी वालों का लगा है, प्रेफरेंस का लगा है, और रिजर्व सरप्लस मतलब प्रॉफिट, ये प्रॉफिट भी जुड़ेंगे। ध्यान रखिए प्रॉफिट भी वो अमाउंट जो कंपनी ने कमाए और जो बिलोंग्स टू शेयर होल्डर है पर कंपनी में रखे हुए हैं, या मतलब ये भी बिजनेस में लगे हुए हैं और इसको भी डायरेक्टर मैनेज कर रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आई, डायरेक्टर मैनेज कर रहा है। प्रेफरेंस से मनी मिली, वो भी डायरेक्टर मैनेज कर रहा है। प्रॉफिट कमाया और कंपनी में रोक लिया गया, वो भी डायरेक्टर मैनेज कर रहा है। तो बेटा शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान रखिए बेटा रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट यदि जुड़ेगा तो यदि यहाँ लॉस होता तो क्या होता? घटता। प्रॉफिट जुड़ेगा तो लॉसेस घटेंगे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस प्लस जो बेटा डिवेंचर से मनी आई हुई है ये 30 लाख, ये भी तो डायरेक्टर मैनेज कर रहा है। डिवेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इस मनी को मैनेज कौन कर रहा है? डायरेक्टर। इस पर रिस्क किसकी है? कंपनी की। डिवेंचर होल्डर को तो उनका पूरा अमाउंट मिल जाएगा इंटरेस्ट के फॉर्म में, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो इसको मैनेज की रिस्क भी इसको भी मैनेज कर रहा है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर फंड या प्रेफरेंस शेयर होल्डर यानी सिर्फ शेयर होल्डर फंड मैनेज नहीं कर रहा, बल्कि वो डिवेंचर होल्डर या ऐसी कोई लॉन्ग टर्म लोन है, कोई लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, ये भी तो डायरेक्टर मैनेज कर रहा है। तो हम जब इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल जोड़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जोड़ेंगे, रिजर्व सरप्लस जोड़ेंगे मतलब प्रॉफिट जोड़ेंगे तो लॉसेस घटाएंगे, डिवेंचर जोड़ेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग जोड़ेंगे, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट जोड़ेंगे। और इसमें इससे क्या मिलेगा बेटा? शेयर होल्डर फंड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड, इफेक्टिव कैपिटल फॉर दिस चैप्टर, ठीक है बेटा। तो देखिए मैंने आपको लॉजिकली क्लियर करने के लिए एक ही मेथड बताई ऊपर वाली, लेकिन एग्जाम में फॉलो नहीं होगी। तो बेटा दूसरी मेथड क्या हुई? शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस मिलाकर 50 लाख लगा हुआ है ये, और 30 लाख लगा है डिवेंचर होल्डर का, इससे भी टोटल कितना आया? 80। ये है शेयर होल्डर फंड और ये है लॉन्ग टर्म फंड, यानी लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, तो मिलाकर 80 लाख ऐसे भी आता है। तो हमें एग्जाम में ऐसे निकालना है, ऐसे नहीं। मैंने लॉजिक क्लियर करने के लिए आपको 2 मेथड बताई है, पर आपको करना क्या है बेटा? इस मेथड से करना है। तो हाँ इफेक्टिव कैपिटल के लिए क्या क्या होता है? फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। हाँ एक चीज़ हो, इफेक्टिव कैपिटल निकालते वक्त देखिए क्या क्या जोड़ेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ, समझ में तो आ गया होगा आपको क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं जुड़ेगी, इसमें वो तो करंट परसेंट से लिए होकर वर्किंग के लिए लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म इफेक्टिव रिमेंस नंबर 1 शेयर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो मिली है वही तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी प्रेफरेंस कैपिटल पेड अप हो जाएगा। बट इसमें do not include share ability, नहीं जोड़ना है। नोट don't include शेयर एप्लीकेशन मनी। क्यों नहीं छोड़ना है बेटा? यदि कंपनी की बैलेंस शीट में पड़ी है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, इवन पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट है या रिफंडेबल है या किसी भी है, जो भी है बेटा, हमें इसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है बेटा? ये मनी मिली हुई ज़रूर है, लेकिन ये कंपनी के सेपरेट बैंक अकाउंट में रखी हुई है, मतलब ये बिजनेस चलाने में काम नहीं आ रही। और यदि बिजनेस चलाने में काम नहीं आ रही मतलब डायरेक्टर इस फंड को मैनेज नहीं कर रहा, तो फिर ये इफेक्टिव कैपिटल में नहीं जुड़ेगा। ये कैपिटल है पर इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये आइडल पड़ी हुई है, अलग अकाउंट में पड़ी हुई है, डायरेक्टर इसको यूज़ नहीं कर रहा, कंपनी में यूज़ नहीं कर रहा, मतलब उसको मैनेज नहीं कर रहा, तो फिर क्यों जोड़ा जाए?
तो बेटा ये आप 2 से 3 बार सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं जुड़ती इफेक्टिव कैपिटल में। इक्विटी कैपिटल जुड़ गई, प्रेफरेंस कैपिटल जुड़ गई, हाँ रिजर्व एंड सरप्लस जुड़ेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस ये भी सब क्या होंगे बेटा, ऐड होंगे, ये सब जुड़ते आएंगे, ये सब जुड़ेंगे, है ना। इसमें नोट में डोंट इंक्लूड रिवैल्यूएशन रिजर्व मत जोड़ो, बस रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना बेटा, जैसे सोचो कंपनी में इक्विटी शेयर की पिलाई 10 करोड़, इससे खरीद लेगी ज़मीन 10 करोड़ में, तो हाँ ये इफेक्टिव कैपिटल है बेटा, ठीक है। कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद इस लैंड की वैल्यू बढ़ गई 12 करोड़ से, मान लो ये करोड़ में है, जो लैक्स में जो भी 12 से वैल्यू बढ़ गई, तो कोर्ट की परमिशन से कंपनी ने अपनी लैंड को रिवैल्यू कर लिया, लैंड डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 12। बेटा ये जो रिजर्व है, क्या ये कोई एडिशनल फंड है जिसको डायरेक्ट मैनेज करा, ज़मीन तो वो की वही है, ज़मीन तो वही है ना बेटा जो खरीदी थी, उसकी वैल्यू बढ़ गई है 12 करोड़ से, तो वैल्यू बढ़ने से कोई डायरेक्टर का लोड थोड़ा बढ़ गया कि एक्स्ट्रा लैंड आ गई या कोई नई ज़मीन आ गई जिसको बिजनेस में लगाया और मैनेज करने में वर्क बढ़ गया, तो उसी ज़मीन को उसने 12 करोड़ से वैल्यू बढ़ा दी। तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व कोई एडिशनल फंड नहीं जिसको डायरेक्टर मैनेज कर रहा है, तो ये इफेक्टिव कैपिटल में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये कोई एडिशनल फंड नहीं जो डायरेक्टर मैनेज कर रहा है। इसको 2 से 3 बार सुने, समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना है रिजर्व सरप्लस में, बाकी सब आ जाएंगे, सिर्फ रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना है, बाकी सब कैपिटल रिजर्व हुआ, इवन सिक्योरिटी प्रीमियम वो भी जोड़ेंगे, शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी जोड़ेगी, क्योंकि ये भी तो फंड आया है कंपनी के पास और ये भी तो डायरेक्टली मैनेज कर रहा होगा, ये भी जोड़ देंगे, ठीक है बेटा। तो इफेक्टिव कैपिटल में क्या जुड़ गया, देखो जरा ध्यान से, पढ़ लिया बेटा, क्या क्या जुड़ा, शेयर कैपिटल, बस क्या नहीं लिया इसमें अपन ने, शेयर एप्लीकेशन नहीं ली, रिजर्व सरप्लस लिए हैं लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लिया है। और क्या लेना है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब इसमें क्या क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब लोन, डिवेंचर इंक्लूडिंग डिवेंचर, डिवेंचर भी तो लॉन्ग टर्म लोन ही है ना बेटा। कोई लॉन्ग टर्म डिपॉजिट से, पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म है और जो 1 साल से ज़्यादा बाद पेबल है वो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, वो भी जोड़ लो, क्योंकि ये भी मनी डायरेक्टर मैनेज कर रहा है, ठीक है। बस बेटा ये तो हो गया है ना। बस इसमें से ये जो टोटल है इसमें से लेस करने के लिए क्या क्या है भाई, जैसे प्रॉफिट यदि जुड़ता है तो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L घटेगा, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L क्या करें बेटा, घटा दें, इसमें से प्रॉफिट जुड़ा है तो लॉस घटेगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी लेस करें, इस कंपनी ने यदि कहीं मनी और इन्वेस्ट कर रखी है तो वो भी लेस कर दें। अब आप बोलेंगे सर इसको क्यों लेस कर दें, क्या हर बात का रीज़न जानना ज़रूरी है, छोड़ो। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यदि बुक्स में है रिटर्न ऑफ असेट साइड में आ रहे हैं, वैसे अब तो नहीं आते कंपनीज बैलेंस शीट में, पर पुराने कोई फॉर्मेट में बैलेंस शीट में हो तो इसको भी घटा दो, क्योंकि एक तरह से ये भी क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ एक्सपेंसेस ही है जो प्रॉफिट में से घटना है, इसको भी घटा दो। ये आती है इफेक्टिव कैपिटल, ओके। और अच्छा बेटा कोई डाउट पूछ रहा है मुझसे, वो बोल रहा है कि सर आप बताओ कि इन्वेस्टमेंट क्यों घटेगा। बेटा ऐसा है, सोचो ये किसी कंपनी की, ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ शेयर कैपिटल है 40 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस है 20 करोड़, लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है 50 करोड़। तो हम बेटा इफेक्टिव में क्या करते हैं, सब जोड़ते हैं, 40 और 20 60, 60 और 50 110 करोड़ लगा हुआ है। यदि ये फंड 110 करोड़ है तो डायरेक्टर इसी फंड को मैनेज कर रहा है 110 करोड़ को, तो हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब 110 करोड़, ये हो गया हमारा इफेक्टिव कैपिटल। वैसे तो है ना बेटा, और सही भी है क्योंकि डायरेक्टर इसी को मैनेज कर रहा है। लेकिन मान लो इन्होंने खरीद लिए हैं
5% गवर्नमेंट बॉन्ड, 5% गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए हैं मान लो 10 करोड़ में। तो बेटा 110 करोड़ में से 10 करोड़ तो लगा है गवर्नमेंट बॉन्ड में, तो बिजनेस में कितना लगा है 100 करोड़। इसको मैनेज करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टर इसके लिए क्या कर रहा है बेटा, इसको तो सिर्फ क्या करा, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दिया, एक चेक इशू कर दिया, पैसा इन्वेस्ट हो गया, ब्याज मिलना शुरू हो गया। इसमें डायरेक्टर का कोई मैनेजरल स्किल नहीं है। तो ये जो 110 करोड़ है इसमें से 110 करोड़ जो है इसमें से 10 करोड़ तो कहाँ लगा है गवर्नमेंट बॉन्ड में, इन्वेस्टमेंट में, और इसमें मैनेजर को कोई एफर्ट नहीं करने पड़ रहे। इट इज़ नॉट मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। सो तो वो कितना फंड बिजनेस में लगा हुआ है बेटा 100 करोड़। तो हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल प्लस द सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, सबको जोड़कर उसमें से क्या करना है, इन्वेस्टमेंट लेस कर देना है। इसको बेटा 2 बार 3 बार सुनो, समझो, और उसके बाद मुझसे आप पूछना। तो हमें इन्वेस्टमेंट लेस क्यों करना है मैंने बता दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यदि बैंक कंपनी ने कर रखे हैं एक स्टील्स, हाँ यदि 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 इस कंपनी का काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, ये कंपनी स्टील सेक्टर में नहीं है, ये कंपनी बेटा इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसका काम इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे हों या कोई दूसरी कंपनी के डिवेंचर खरीदे हों या किसी कंपनी के शेयर खरीदे हों, ये इन्वेस्टमेंट जो किया है बेटा ये तो इसका बिजनेस है, यही इसका बिजनेस है, तो ये पैसा कहाँ लगाए, बिजनेस में लगाए। फिर आपको इन्वेस्टमेंट लेस करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यदि कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इसको जोड़कर ये लेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो फिर आपको इस इफेक्टिव कैपिटल निकालने में इन्वेस्टमेंट लेस करने होंगे। ओके, तो ये हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट लेस कर दिए, पर इस पर एक नोट क्या लग जाएगा बेटा, नोट ए, नीचे नोट ए क्या लिख देंगे, इफ कंपनीज इन्वेस्टमेंट कंपनी then do not deduct इन्वेस्टमेंट। फिर आपको इन्वेस्टमेंट लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, लेकिन यदि क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं लिखा है, मतलब वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, तो आपको इन्वेस्टमेंट लेस करना है, क्योंकि ये मनी बिजनेस के बाहर लगी है, जिसको डायरेक्टर मैनेज उतने एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो सिंपल मनी लगा दो और उस पर कमाते रहो। बैंक में रख दी एफडी, इन्वेस्टमेंट कर दिया, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए, किसी दूसरी कंपनी के डिवेंचर खरीद लिए, बराबर ब्याज मिल रहा है, उसमें क्या करने का है, तो वो हम लेस कर देंगे। प्रॉफिट जुड़ता है तो लॉस घटता है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी एक तरह से लॉस ही है जो असेट साइड में रखा है। वैसे आजकल नए फॉर्मेट में ये बैलेंस शीट में नहीं होता, पर किसी पुराने क्वेश्चन में ये असेट साइड में है, तो इसको भी आप लेस कर दें। ठीक है, प्रॉफिट जुड़ता है तो लॉस घटता है। अब लॉस क्यों घटता है, एक बच्चा पूछ रहा है कितना बताऊँ बेटा, मैं क्या क्या बताऊँ, प्रॉफिट जुड़ता है तो बड़ा बच्चा बोल रहा है सर लॉस क्यों घटता है, अब बताओ क्या क्या बताऊँ मैं। ये बैलेंस शीट है, ये शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 करोड़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 करोड़, है ना बेटा। यहाँ जनरल रिजर्व रखा हुआ है 5 करोड़, तो कुल पैसा कितना लगा है 35 करोड़, है ना, शेयर होल्डर का सब मिलाकर, और दूसरी चीज़ और भी मतलब। लेकिन यहाँ पीएनएल में पड़ा है, मान लो पीएनएल में पड़ा है 7 करोड़ लॉस, डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है, ये लॉस है। बताओ बेटा, जो ये 35 करोड़ में से, तो 35 करोड़ जो शेयर होल्डर फंड है 20 और 10 30 और 5 35 में से 7 करोड़ तो डूब चुका है ना, लॉस हो गया ना बेटा। तो अब बिजनेस में जो लगा हुआ पैसा होगा, बिजनेस में जो फंड इन्वेस्टेड होगा, क्या वो पूरा 35 बचा होगा, नहीं ना, उसमें 7 करोड़ तो क्या हो चुका है, डूब चुका है, लॉस हो चुका है। तो 35 में से 7 यदि गया तो बेटा 28 करोड़ ही तो बिजनेस में लगा हुआ है अब। इसलिए क्या करते हैं, प्रॉफिट जोड़ते हैं, शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व में माइनस लॉसेस। ठीक है,
इसलिए हम लॉसेस को लेस करते हैं। समझ में आया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो बहुत ही बढ़िया, छोड़ देना। कोई ज़रूरी नहीं कि बेटा एक एक चीज़ समझी जाए, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। तो ये है इफ़ेक्टिव कैपिटल। ओके बेटा, अब इफ़ेक्टिव कैपिटल एक अलग ही क्वेश्चन हो गया, तो इस पर क्वेश्चन अलग से बनेगा कि इफ़ेक्टिव कैपिटल निकालो और देखो रेम्यूनरेशन कितना क्या कैसे होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इस पर हम क्वेश्चन करें क्या? ठीक है बेटा, इफ़ेक्टिव कैपिटल पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इफ़ेक्टिव कैपिटल। ये भी आपके नोट्स में है और आपके स्टडी मॉड्यूल में भी है। देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये आपके नोट्स में भी है। आप कहे तो नोट्स निकालें, चलेगा? नोट्स में मुझे ढूंढना पड़ेगा, और चक्कर क्या है वो नोट इसमें इतना ही बेटर रहेगा बेटा। ये क्वेश्चन ही नोट्स में है, क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन 2, और अपने नोट्स में भी आप देख सकते हैं। देखिए बेटा, अथराइज कैपिटल क्वेश्चन नंबर 2 की 20 लाख तो प्रेफरेंस है और 2 करोड़ की इक्विटी है, तो इसको तो अथराइज है बेटा, हमको तो पेडअप चाहिए। पेडअप कितनी है इक्विटी? पेडअप प्रेफरेंस है 15 लाख, इक्विटी है 96 लाख, और शेयर सस्पेंस अकाउंट। बेटा शेयर सस्पेंस अकाउंट, ये सस्पेंस वाला मामला आ गया। ये मनी कंपनी में रखी हुई तो है, शेयर कैपिटल मनी है, शेयर होल्डर से आई हुई है तभी रखी है शेयर, पर ये मनी शायद अभी यूज़ कंपनी ने स्टार्ट करना नहीं की है, क्योंकि ये सस्पेंस में है कि कंपनी के पास रहेगी या वापस जाएगी, इसलिए इस मनी को अभी कंपनी यूज़ नहीं कर रही। तो मतलब डायरेक्टर अभी इस फंड को मैनेज नहीं कर रहा, ये अलग बैंक में रखा हुआ होगा, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, शेयर सस्पेंस मनी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन इसकी क्लियरिटी की है या नहीं है, की है, और नहीं भी की हो तो हम नहीं लेंगे। इट इज़ नॉट इफेक्टिव कैपिटल, इट इज़ कैपिटल, क्योंकि दी है। हाँ, इधर कैपिटल रिजर्व 1 करोड़ 95 लाख का है, उसमें से 150 का बेटा रिवोल्यूशन रिजर्व है, और रिवोल्यूशन रिजर्व हम नहीं लेते, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1,95,000 में से 150 लेस कर देंगे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम बिल्कुल लेंगे, क्योंकि ये भी डायरेक्टर कंपनी को मिली है और डायरेक्टर उसको मैनेज कर रहा है। डिवेंचर 65 लाख बिल्कुल लेंगे। अनसिक्योर्ड लोन में पब्लिक डिपॉजिट मान लेंगे बेटा, लॉन्ग टर्म है ले लेंगे। सीसी ये तो शॉर्ट टर्म है, ये नहीं लेंगे, ये तो वर्किंग कैपिटल का हिस्सा बन जाएगी। करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे, ट्रेड पेबल नहीं लेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिवेंचर ये हम लेस कर देंगे यदि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंपनी है तो। हाँ, लेकिन यदि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो फिर ये लेस नहीं करेंगे। और डेबिट बैलेंस ऑफ P&L बिल्कुल लेस करेंगे, मैंने बता दिया। शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स द अलॉटमेंट ऑफ विच इज़ नॉट येट मेड। अलॉटमेंट नहीं हुआ बेटा, मतलब ये मनी अलग बैंक में रखी हुई है, अलग बैंक अकाउंट में रखी है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। इट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल बिकॉज इट इज़ नॉट इफेक्टिव कैपिटल येट। You are required to compute effective capital as per the provision of Schedule 5. Would your answer differ if X Limited is an investment company? Yes, यदि इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी तो हम 75 लाख लेस नहीं करेंगे, और यदि ऑर्डिनरी कंपनी होगी तो 75 लाख लेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप कहें तो मैं करवा दूँ, और ठीक है, नहीं तो मैं करवा देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर जो भी है आपके नोट्स का, ये स्टडी मॉड्यूल में भी है। तो यहाँ पर एक तो 2 कॉलम होंगे, इफ़ कंपनी इज इन इन्वेस्टमेंट कंपनी, और इफ़ कंपनी इज इन्वेस्टमेंट कंपनी, और सेकंड अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या क्या जुड़ेगा। अब हम क्वेश्चन में लें, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल लिखते हैं इसको, अथराइज नहीं, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है बेटा? 96 लाख। ओके, और प्रेफरेंस भी याद रख लो 15 लाख। 96 लाख, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कंपनी हो
होता है अदर, अभी तो यहाँ जुड़ेगा। पेड अप 14%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15 लाख और 15 लाख। और हम शेयर सस्पेंस को नहीं लेंगे क्योंकि वो अभी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट है। फिर शेयर सस्पेंस छोड़ दीजिए। कैपिटल रिजर्व 195 माइनस 150 रिवोल्यूशन और सिक्योरिटी प्रीमियम 50। तो कैपिटल रिजर्व में से घटेगा 150 का रिवोल्यूशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व जुड़ेगा 195 माइनस रिवोल्यूशन रिजर्व 150, तो बचा कितना बेटा? 150 गया तो बचा 45। रिवोल्यूशन रिजर्व नहीं जुड़ेगा इफेक्टिव कैपिटल में। सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000, ये भी जुड़ेगी, बिल्कुल जुड़ेगी। ओके, और क्या बेटा? कैपिटल रिजर्व हमने सिर्फ कौन सा लिया? 195 माइनस 150, 45 लिया और प्रीमियम 50 के लिए। ओके, डिवेंचर बेटा 65 लाख लेंगे, डिवेंचर 65 लाख। पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म मानते हुए 370, वो भी ले लेंगे। हमने डिवेंचर ले लिया बेटा 65 लाख और पब्लिक डिपॉजिट ले लिया 370। सीसी नहीं लेंगे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन है। करंट लाइबिलिटी नहीं लेंगे ट्रेड पेबल में। इन्वेस्टमेंट 75 लाख और डेबिट बैलेंस ऑफ P&L 1525। इसमें से बेटा लेस होगा, ये सब तो ऐड होंगे। लेस डेबिट बैलेंस ऑफ P&L 1525। ये 25 है 75 है, चेक करना पड़ेगा। 25 ही है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट बेटा इन्वेस्टमेंट कंपनी में नॉट एप्लीकेबल, ये लेस नहीं होंगे, लेकिन अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी में 75 लाख के इन्वेस्टमेंट लेस होंगे। ये आ जाएगी हमारी इफेक्टिव कैपिटल। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं इस तरह के। इफेक्टिव कैपिटल निकालिए। इफेक्टिव कैपिटल इन केस ऑफ यदि कंपनी में लॉस है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो रेम्यूनरेशन डिपेंड करेगा इफेक्टिव कैपिटल पर, वो इस तरह से निकलती है। ठीक है, ये होगी हमारी इफेक्टिव कैपिटल। बेटा इतना वास्ट चैप्टर है कि हमें लिमिटेड ही इस पर पढ़ना पड़ेगा। जितना मैंने बताया उतना प्रैक्टिकली आपके लिए करेक्ट है। ओके, तो बेटा क्या आंसर आया? इन्हीं का आंसर ले लें अपन, 90,40,000। और इसका आंसर आया था 1,65,40,000। ये मैंने नकल मारी है, इफेक्टिव कैपिटल ये आ गई। हमने ये लेस किया है, लॉस लेस किया, प्रॉफिट जुड़ता है तो लॉस घटता है। और इन्वेस्टमेंट यदि इन्वेस्टमेंट कम नहीं है तो लेस नहीं की है, अदर देन इन्वेस्टमेंट नहीं है लेस की है। तो इस तरह से निकलती है इफेक्टिव कैपिटल। ओके बेटा, तो ये हमने आज समझा रिगार्डिंग इफेक्टिव कैपिटल। ओके, अब यदि इफेक्टिव कैपिटल निकालने को आ जाए तो आपको एज इट इज़ फॉर्मेट और ये फंडामेंटल आपको फॉलो करने हैं। मैंने आपको विथ रीज़न बता दिया कि क्या जुड़ता है, क्या घटता है, क्यों जुड़ता है, क्यों घटता है। इक्विटी कैपिटल पेडअप जुड़ती है, प्रेफरेंस कैपिटल पेडअप जुड़ती है, रिजर्व सरप्लस जुड़ते हैं लेकिन रिवोल्यूशन रिजर्व नहीं जुड़ता। सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी फंड आया हुआ है जिसको डायरेक्टली मैनेज कर रहा है, जुड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग ये फंड भी डायरेक्टली मैनेज कर रहा है। इक्विटी शेयर रिस्क उठा रहे हैं उनको इंटरेस्ट देने के, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ वर्क तो डायरेक्टर का बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म लोन लेंगे उतना बिजनेस ग्रो होगा, बिजनेस मैनेजमेंट वर्क बढ़ेगा, तो लॉन्ग टर्म लोन भी जोड़ते हैं। और डेबिट बैलेंस ऑफ P&L घटता है। इन्वेस्टमेंट क्यों घटती है मैंने बता दिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो क्या है बेटा, एक तरह से डेबिट बैलेंस ऑफ P&L ही है, असेट साइड रखा होता है। ये एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट से घटते हैं। ठीक है, इस तरह से निकलती है इफेक्टिव कैपिटल। ओके, तो इन केस ऑफ लॉस हम
बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। ये हमने बेसिक पढ़ा है और इस पर एक क्वेश्चन भी किया है। ओके, तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन होमवर्क में दे दूँगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले इसको अच्छे से समझिए और फिर इसको खुद से सॉल्व कीजिए। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।